देखिए आज जो है हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है क्लास 10 की जो चैप्टर है जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की बुक है और आज हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है पावर शेयरिंग। ठीक, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा एक आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए जैसा कि इस चैप्टर का जो नेम है वो है पावर शेयरिंग, तो इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये पता लगेगा कि पावर शेयरिंग जो होती है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। कोई भी कंट्री अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें पावर शेयरिंग होना क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो फिर क्या रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों का जो आंसर है आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, और जो एनसीईआरटी की बुक है उसने क्या किया है, इस चैप्टर को समझाने के लिए दो कंट्रीज़ के एग्जाम्पल लिए हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग जो है ये समझेंगे कि पावर शेयरिंग जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। ठीक है, जो पावर शेयरिंग है वो क्या है, चलिए। तो कहता है कि a system of political arrangement in which power is shared between various organs of government, levels of government and etc. देखिए कहता है कि एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट जिसमें क्या होता है, जो पावर है किसी भी कंट्री की पावर जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, डिवाइड कर दी जाती है। अब ये जैसे कि अब ये डिवाइड कैसे भी हो सकती है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट पे भी डिवाइड हो सकती है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे डिवाइड हो सकती है। तो अब ये ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो जब आगे आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको जो है पता लग जाएगा। फिर भी एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे पावर शेयरिंग कैसे हो सकती है। देखिए जैसे कि हम लोग इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे हमारे यहाँ क्या है, जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और रूरल गवर्नमेंट। ठीक है, इन तीनों जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है या टीयर ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो पावर है वो डिवाइड होती है। ठीक, यानी कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है और रूरल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सब को कुछ ना कुछ पावर दी है। अब ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डोमिनेट कर सकती है कि आप जो है हमारे बनाए हुए लॉ को फॉलो करिए, ना तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है कि वो डोमिनेंस कर सकती है। तो इस तरीके से क्या है, तो यही जो है पावर शेयरिंग होती है। ठीक है, यही पावर शेयरिंग होती है कि जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक, आई होप इट वुड बी क्लियर। आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोग जो है एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो एग्जाम्पल लेंगे कि एक बेल्जियम का और श्रीलंका का एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ पर देखिए वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी और क्या क्या, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने क्या हुआ कि सॉल्यूशन वो लेकर आए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, यानी कि कहने का मतलब है वहाँ पर जो सोसाइटी जो है वो किस टाइप की सोसाइटी जो है रहा करती थी। ठीक है, सोसाइटी में किस टाइप की सोसाइटी जो है रहा करती थी उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पे बेल्जियम है। तो बेल्जियम का देखिए क्या है, तो यहाँ पर बेल्जियम जो है इज़ वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है यूरोप की बहुत ही स्मॉल कंट्री है एंड इट्स पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल 1 करोड़, और उसकी पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 1 करोड़ इनकी पॉपुलेशन है। देखिए अब यहाँ पर इनकी सोसाइटी देखते हैं कि किस तरीके से डिवाइडेड है। देखिए जो इनकी आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 59% पीपल स्पीक डच, 40% स्पीक फ्रेंच और जो 1% जो है वो क्या बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं ना। तो मिस्टेक से यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज हो गया है, तो यहाँ पर जर्मन वो स्पीक करते हैं। तो 59% क्या है, डच बोलते हैं लोग, 40% फ्रेंच और 1% जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखिए ये तो जो ये है आपका, ये ओवरऑल कंट्री की बात की गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वहाँ की कैपिटल है, यानी कि जो आपकी कैपिटल है बेल्जियम की जो ब्रुसेल्स है, वहाँ पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं
और 20% जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको, इस डेटा को थोड़ा आप जो है दिमाग में रखिएगा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब श्रीलंका के बारे में समझ लेते हैं कि श्रीलंका जो है की सोसाइटी जो है किस तरीके से डिवाइडेड है। देखिए, श्रीलंका में नॉर्मली जो है 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक है सिन्हाला और एक है तमिल। जो वहाँ पर जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले पीपल हैं वो 74% और तमिल जो है वो 18% है। ठीक है, जो तमिल है उनके भी 2 सब ग्रुप्स हैं। ठीक, यानी कि एक श्रीलंकन तमिल 13%। अब श्रीलंकन तमिल कौन है? जो वहाँ के नेटिव्स हैं, यानी वहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद इंडियन तमिल्स भी हैं, जो बचे हुए हैं वो इंडियन तमिल्स हैं। अब इंडियन तमिल्स कौन है? तो यानी कि हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्किंग ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यानी कहने का मतलब कि जो इंडियन तमिल्स वहाँ पर हैं उनके जो फोरफादर थे, मतलब जो पूर्वज थे, वो कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो है वहाँ पर गए थे और वहाँ पर ही सेटल्ड हो गए। ठीक है, तो ये हैं। अब देखिए, अब जो सिन्हाला जो है वो नॉर्मल जो है वो क्या है? बुद्धिस्ट है। यानी जो सिन्हाला जो स्पीकिंग पीपल है वो क्या है? बुद्धिस्ट है। और जो तमिल हैं वो बाकी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, यानी हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सोसाइटी को देख लिया कि सोसाइटी में, यानी कि बेल्जियम और जो श्रीलंका में जो सोसाइटी है वो इस तरीके से डिवाइडेड है। अब हम लोग देखते हैं कि अब वहाँ के लोग प्रॉब्लम क्या है, यानी कि वहाँ की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम जो है दोनों कंट्री फेस कर रही हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम इन बेल्जियम। देखिए यहाँ पे है क्या कि जो माइनॉरिटी रिच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल एंड दिस वाज रिजेंटेड द डच स्पीकिंग पीपल हु गॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब देखिए वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए कि जो बेल्जियम है, ठीक है, तो बेल्जियम में जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कौन है? देखिए बेल्जियम में माइनॉरिटी कौन है? बेल्जियम में माइनॉरिटी जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। ठीक, ध्यान दीजिए, बात समझ में आई, फ्रेंच और जर्मन है। यानी जो क्या है कि जो बेल्जियम में जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटी हैं वो क्या है आपके, वो रिच हैं और पावरफुल हैं। ठीक, और जो डच स्पीकिंग पीपल हैं, ठीक है, उनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मिला और एजुकेशन मिला वो लेटर मिला दैन द माइनॉरिटी। यानी पहले वहाँ पर जो भी एडवांटेज था, चाहे इकोनॉमी का एडवांटेज, चाहे एजुकेशन का एडवांटेज, वो सब किसको मिला? वो पहले आपके माइनॉरिटीज़ फ्रेंच को मिला और बाद में वहाँ पे डच को मिला। ठीक, ये हो गई। देखिए उसके बाद कहता है कि ये जो कंडीशन, दिस कंडीशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट वेयर डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब देखिए दिक्कत क्या है यहाँ पर कि जो डच हैं, ठीक है, जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो क्या हो जाते हैं कि वो कंट्री में तो मेजोरिटी हैं, ठीक, लेकिन क्या है जो कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो कैपिटल में क्या हो जाते हैं? माइनॉरिटी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं वहाँ पे, ये उनकी दिक्कत है। तो ये बेल्जियम का हो गया, प्रॉब्लम बेल्जियम की है। अब श्रीलंका की क्या प्रॉब्लम है? श्रीलंका की प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए जो प्रॉब्लम ऑफ श्रीलंका क्या है, ठीक है, देखिए श्रीलंका जो है इमर्ज हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया और द लीडर्स ऑफ सिन्हाला एडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोटेरियन मेजर टू इस्टेब्लिश द सिन्हाला सुपरमेसी। यानी कि वहाँ के जो सिन्हाला लीडर थे, ठीक है, उन्होंने क्या इस्टेब्लिश कर दिया? सीरीज ऑफ मेजोटेरियन इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे जो मेजोटेरियन होता है या मेजोटेरिज्म होता है वो क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए मेजोटेरिज्म क्या होता है? एक ऐसे थॉट जिसमें ये कहा जाता है कि जो मेजोरिटी है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की वो रूल करेगी ओवर द माइनॉरिटी। ठीक है, उस पर रूल करेगी और वो किसी भी तरीके से कर सकती है बाय डिसरिगार्ड द विशेस, ठीक है, एंड राइट ऑफ द माइनॉरिटी। यानी कि जो राइट है, जो विश है माइनॉरिटी की, उसको वो हटाकर, उसको जो है ठीक है, उसको हटाकर भी वो जो मेजोरिटी है वो रूल करेगी। ठीक है, यही कुछ हुआ था कि श्रीलंका में क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट के बाद वहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटी थी
उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब से क्या होगा कि जो यहाँ पर जो मेजोरिटी है, जो सिन्हाला है, वो जो है उसका यहाँ पर रूल चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या क्या फिर प्रॉब्लम्स वो लेकर आने लगे, क्या क्या किस तरीके से लॉ वो लेकर आने लगे। देखिए 1956 में एक्ट पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज। जब सिन्हाला जो है उसकी जब गवर्नमेंट बन गई तो उन्होंने देखिए क्या किया। सबसे पहले उन्होंने 1956 में एक्ट जो पास किया जिसमें ये कहा गया कि सिन्हाला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट शैल प्रोटेक्ट द फोस्टर बुद्धिज्म। उसके बाद देखिए क्या था कि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाती थी जो केवल सिन्हाला के जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे या कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भी वो बैठते थे, तो वो उन्हीं को केवल फेवर करते थे जो सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक, उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेकर आया गया। उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया गया जो शैल प्रोटेक्ट द फोस्टर बुद्धिज्म, यानी कि जो वहाँ की जो बुद्धिज्म कम्युनिटी है उसको जो है वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये केवल ऐसे लॉ लेकर आ रहे हैं जो केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या कर रहा है, उनके फेवर में है। ठीक है, जो दूसरी ये तमिल है उनको जो है पूरी तरीके से डिनाई किया जा रहा है। ठीक, ये देखिए अब क्या हुआ, दिस ऑल एक्शन ऑफ सिन्हाला इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एनिलेशन अमॉन्ग द तमिल्स। ये जो सारे जो एक्शन हो कर रहे थे सिन्हाला, जो केवल अपने ही कम्युनिटी के लोगों को फेवर कर रहे थे, इससे सिन्हाला और तमिल के बीच में क्या हुआ, थोड़ी आप कह सकते हैं डिस्ट्रेस, मतलब उनके मन में जो एक दूसरे के लिए जो है नफरत सी वो है होने लगी। ठीक है, अब तमिल क्या फील करने लगे कि दे फेल्ट दैट नन ऑफ पॉलिटिक्स पार्टी लेड सिन्हाला लीडर वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तमिल का ये सोचना था कि जितनी भी पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही हैं वो सारी पॉलिसीज़ जो है केवल सिन्हाला के लिए, यानी उनका जो लैंग्वेज है, उनके लिए जो कल्चर है, उनके लिए कोई भी सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, कोई नहीं सोच रहा है। और their demand was continuously denied and this distrust turned into civil war. As a result, many people killed, many people forced to leave a country, many people lost their livelihood. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो सिन्हाला थे, ठीक है, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जो श्रीलंका में जो मेजोरिटी है वही क्या करेगी, रूल करेगी। अब तमिल क्या थे, कुछ भी अगर वो डिमांड उठाते थे कि हमको भी एजुकेशन दीजिए, हमारी जो लैंग्वेज है उसको भी आप थोड़ी जो है इम्पोर्टेंस दीजिए, तो उनकी जो डिमांड थी उसको बार बार जो है डिनाई किया जाता था, उसको बार बार नकारा जाता था। उनको ये विश्वास दिलाया जाता था कि यहाँ पर केवल मेजोरिटी का ही रूल है और मेजोरिटी को ही जो है फेवर किया जाएगा। ठीक, तो इससे क्या हुआ, जब दोनों के मन में जो है एक दूसरे, यानी कि सिन्हाला जो है उनको फेवर नहीं कर रहे थे और तमिल जो है वो क्या हो रहे थे, उनके मन में जो है ये चीज़ें आ रही थी कि ये जो है केवल हमारी जो लैंग्वेज है, हमारे कल्चर हैं, उनके लिए सेंसिटिव नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि दिस डिस्ट्रेस जो था, ये जो डिफरेंस जो था इन दोनों के बीच में, टर्न इनटू सिविल वॉर। ठीक है, वहाँ पर क्या हो गई, वॉर, सिविल वॉर हो गई उन दोनों के बीच में, उन दोनों कम्युनिटी के बीच में। ठीक, तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे लोग किल्ड हो गए, बहुत सारे लोगों को जो कंट्री थी वो छोड़ना पड़ा और लोगों की जो लिवलीहुड थी, जो रोज़ी रोटी थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो हमने क्या पढ़ा, इस स्टोरी को पढ़ने पे, श्रीलंका की पढ़ने पे हमने क्या समझ में आया कि क्या थी, वो कभी भी यूनिटी नहीं लेकर आ पाई, यानी कि श्रीलंका कभी भी एक साथ नहीं आ पाई। क्यों, इसका केवल एक रीज़न था कि वहाँ पर पावर को शेयर नहीं किया गया और श्रीलंका केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या कर रही थी, फेवर कर रही थी और सारी जो पावर थी उसने अपने हैंड में ही रखा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि बेल्जियम की भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम थी। बेल्जियम की प्रॉब्लम याद है आप लोगों को, बेल्जियम की प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पर भी जो प्रेफरेंस हो रहा था वो किसको हो रहा था, माइनॉरिटीज़ को हो रहा था। ठीक है, अब देखिए बेल्जियम क्या सॉल्यूशन लेकर आया। यहाँ पर देखिए एकोमोडेशन यानी सॉल्यूशन जो बेल्जियम का क्या था, कहता है कि बेल्जियम रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टनल रीजनल डिफरेंस एंड कल्चर डाइवर्सिटी, यानी कि
जो बेल्जियम में जो उनकी डाइवर्सिटी थी, ठीक है, बेल्जियम ने उसको समझ लिया। बेल्जियम ने ये समझ लिया था कि अगर हम अपनी कंट्री में यूनिटी चाहते हैं, अगर हम अपनी कंट्री में पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा, सभी को रिस्पेक्ट देना होगा। इसीलिए बेल्जियम ने ये डिसाइड किया कि ऐसे लॉ, मतलब बेल्जियम ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए और जो भी प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। देखिए, तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल, मतलब बेल्जियम ने क्या क्या चेंजेस किए थे, देखिए आइए देखते हैं। तो डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर विल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी उन्होंने कहा कि जो आज से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उससे क्या होगा, उसमें जो डच के मिनिस्टर और फ्रेंच के मिनिस्टर वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब दोनों इक्वल होंगे तो कोई भी पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी जो है वो दूसरों पर डोमिनेंस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो एक की सॉल्यूशन लेकर आए। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वेर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो बहुत सी जो पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया। ठीक, और उन्होंने क्या कहा कि आज से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं करेगी। तो पावर को यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, पावर डिवाइड हो गई ना यहाँ पर। तो इससे भी क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो वहाँ के जो रीजनल लोग हैं वो भी अब सिक्योर फील करेंगे। ठीक, जो ब्रुसेल्स थी, ब्रुसेल्स की दिक्कत क्या थी कि वहाँ पर जो फ्रेंच थे वो मेजॉरिटी थे और जो डच थे वो माइनॉरिटीज़ थे। तो वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया कि ब्रुसेल्स हैज़ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो वहाँ पर भी सेम उन्होंने वहाँ पर भी कह दिया कि जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा, जो भी मिनिस्टर्स होंगे ब्रुसेल्स में, वो दोनों जो होंगे सेम होंगे। ठीक है, यानी कि जितने मिनिस्टर्स डच के होंगे उतने ही मिनिस्टर जो हैं फ्रेंच के होंगे। ठीक है, और लास्ट जो इन्होंने चेंजेस किए थे, अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज इशू। यानी इन्होंने क्या किया, एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट बनाई जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। ठीक है, और उनको पावर दे दिया, यानी कि जो अलग अलग कम्युनिटी थी, चाहे डच, चाहे फ्रेंच, चाहे जर्मन, ठीक है, उन सब की एक एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। यानी कि एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट और जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक, और उनसे क्या कहा कि आप जो है, आपके पास ये राइट है, आपके पास ये पावर है कि आप जो है अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर से रिलेटेड जो है डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो ये दो स्टोरी जो हम लोगों ने पढ़ी, इससे हमको क्या, हम लोग को सीखने को क्या मिलता है। देखिए, कहता है इन बेल्जियम लीडर रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ कंट्री ओनली पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। जैसे मैंने बताया कि बेल्जियम ने चेंजेस इसलिए लेकर आए क्योंकि बेल्जियम ने इस बात को समझ लिया था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में जो है यूनिटी रहे, सब लोग मिलकर रहें, तो हमको क्या करना होगा, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उन सब को रिस्पेक्ट करना होगा, उन सब की रिस्पेक्ट करना होगा। ठीक, अब श्रीलंका में देखिए क्या हुआ। श्रीलंका सोच दैट इफ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट टू फोर्स इज डोमिनेंस ओवर द अदर्स एंड रिफ्यूज टू शेयर द पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। यानी कि श्रीलंका का जो एग्जाम्पल है वो हमको ये बताता है कि अगर कोई भी मेजॉरिटी, अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी वो ये चाहती है या वो ये करने की कोशिश करती है, क्या करने की कोशिश करती है कि वो पावर को रिफ्यूज़ नहीं करती, ठीक, और वो माइनॉरिटी पर डोमिनेंस करती है, तो ये उस पर्टिकुलर कंट्री के यूनिटी के अगेंस्ट जा सकता है। ठीक है, इसीलिए पावर शेयरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है।